गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है मेटलर्जी की सीरीज चल रही है और हमने क्या किया, लगभग सारे इसके जो प्रोसेस होते हैं, मतलब पहले हमने क्या किया था कि और कौन कौन से यूज करते हो, इसके बाद में हमने कॉमन टर्मिनोलॉजी कर ली थी, इसके बाद में क्रशिंग ग्राइंडिंग किया था, उसके बाद में हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर लिया था, इसके बाद में हमने क्या किया था कि जो कंसंट्रेटेड ओर था उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के मेथड कर लिए थे। उसके बाद में मेटल ऑक्साइड से मेटल कैसे ऑब्टेन करते हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं वो कर लिया था। एलिंगम डायग्राम भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हमने जो आपकी क्रूड मेटल ऑब्टेन हुई थी उसको प्योर कैसे करते हैं, यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल कर ली है। तो आज यानी लगभग इसके जो मेटलर्जी के लगभग स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिविजुअल मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, इसके बाद में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अगर आपको किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है तो उससे पहले आपको और पता होना चाहिए कि उसके मेन और कौन कौन से हैं। तो पहले हम इसके और लिखने जा रहे हैं। तो एक होता है आपका कैल्कोपाइराइट, मेन और इसका कैल्कोपाइराइट ही है भाई, या इसे कॉपर पाइराइट भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका CuFeS2। ठीक है, ये क्या होता है, मिक्स्ड और है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, मिक्स्ड फॉर्मूला है भैया। ये ऐसे होता है क्यूप्रेस सल्फाइड FeS और FeS2। ठीक है, यानी देखो कॉपर के 2 एटम है, 2 एटम आयरन के हैं और 4 एटम है सल्फर के। यानी मैं ऐसे लिख दूं Cu2 Fe2S4, यही है ना, इस सब को मिलाएंगे। तो अब देखो अगर आप इनको दो से डिवाइड कर रहे हो तो ये Cu आ जाएगा, ये Fe आ जाएगा, ये S2 आ जाएगा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्म में लिखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस कंपाउंड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +1 है, आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां सल्फर क्या है, -2 स्टेट में है भाई, यहां भी सल्फर -2 स्टेट में है, यहां S2 के ऊपर -2 है, यानी सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, यहां पे S पे -1 चार्ज होगा। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है कैल्कोसाइट, साइट CIT होता है भाई, या इसे कॉपर ग्लैंस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होगा Cu2S। इसके बाद में आपका थर्ड आता है क्यूप्राइट, या फिर इसे रूबी कॉपर भी बोलते हैं भाई। वैसे ये फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं पहले ही आपको, Cu2O होता है। इसके अलावा एक और होता है आपका मेलाकाइट, इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है आपका मेलाकाइट। यह ग्रीन कलर का होता है इसलिए इसे मेलाकाइट ग्रीन भी बोल देते हैं। इसके बाद में आता है आपका एज्यूराइट, ये कॉपर कार्बोनेट था, CuCO3 था। एज्यूराइट में क्या होगा, यहां 2 आ जाएगा, CuCO3 हो जाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन और हैं जो यूज किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के लिए। जो मेन और है एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है वो है आपका कैल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट होता है। ठीक है, और ये बाकी आपके लो ग्रेड और में आ जाते हैं। ठीक है, तो लो ग्रेड और हाई ग्रेड और के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। हाई ग्रेड और वो होते हैं जिनमें कॉपर की अमाउंट, यानी जो भी मेटल है उसकी अमाउंट लार्ज अमाउंट हो, और लो ग्रेड और वो होते हैं जो मेटल की अमाउंट जिनमें हो क्या हो, कम अमाउंट में हो। ठीक है, तो ये और नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और है भी, मैंने वैसे तो फ्लक्स आपको बता ही दिया था, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं।
कि हम जब भी एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल की तो हम उसके अंदर जो गैंग प्रेजेंट होती है उनको रिमूव करने के लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होते हैं, मैंने जो टर्मिनोलॉजी करवाई थी उसमें डिफाइन किया है इसको। फ्लक्स वो होते हैं जो गैंग के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, स्लैग बनाते हैं। ठीक है, गैंग का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत हाई होता है भाई। ठीक है, जैसे सिलिका है, सिलिका हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होगी। तो फ्लक्स क्या करेगा, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैंग है उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, फ्लक्स का क्या काम है, गैंग के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। कैसे करेगा भी, यह गैंग के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना देगा और जो स्लैग का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। स्लैग की एक खासियत और बताई थी मैंने, ये क्या होता है, हल्का होता है, लाइटर होता है, इसका सरफेस पे आ जाता है। और दूसरा आपका जो मोल्टन मेटल है, पिघली हुई मेटल है, उसके अंदर यह इमिसिबल होता है, उसके साथ यह मिक्स नहीं होता। क्लियर है, लाइटर होता है और इमिसिबल होता है, यानी स्लैग को हम आसानी से सरफेस से रिमूव कर सकते हैं। अब फ्लक्स होते हैं वो दो तरह के यूज करते हो, या तो एसिडिक फ्लक्स होगा, इंप्योरिटी पे डिपेंड करेगा भी, या फिर आपका फ्लक्स है वो बेसिक होगा। ठीक है, अगर इंप्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स आप कौन सा यूज करोगे, एसिडिक यूज करोगे। ठीक है, मान लो कि आपके आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट हो, इसे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एसिडिक फ्लक्स डालूंगा। एसिडिक फ्लक्स मैं क्या यूज करता हूं, मिट्टी यूज करता हूं, सिलिका यूज करूंगा। ठीक है, यहां पे क्या है, ये एसिडिक फ्लक्स है सिलिका आपकी, और आयरन ऑक्साइड यानी बेसिक इंप्योरिटी है, तो यह इसके साथ मिलकर क्या बना देगी, FeSiO3 बना लेगी, फेरस सिलिकेट बन जाएगा जो स्लैग आपका। क्लियर है। अब बेसिक फ्लक्स किस केस में यूज करूंगा, जहां पर इंप्योरिटी एसिडिक हो। मान लो सिलिका की इंप्योरिटी है, यहां इंप्योरिटी है, यहां फ्लक्स का काम कर रही थी, यहां इंप्योरिटी है, तो इंप्योरिटी कौन सी है, एसिडिक इंप्योरिटी है। यहां कौन सी थी, बेसिक इंप्योरिटी थी। ठीक है, तो एसिडिक इंप्योरिटी है तो बेसिक फ्लक्स के साथ रिएक्ट करेगी। बेसिक फ्लक्स में हम क्या यूज कर देते हैं, लाइमस्टोन यूज कर लेते हैं, जिसको हीट दोगे तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और CO2 निकाल देगा। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, Fe2O3 को भी एज ए फ्लक्स यूज करेंगे भी, हम पुडलिंग प्रोसेस करेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहां पर क्या है कि जो बेसिक आपका फ्लक्स है वो एसिडिक इंप्योरिटी के साथ मिलकर क्या बना लेगा, कैल्शियम सिलिकेट बना देगा, स्लैग, जो कम टेम्परेचर पर मेल्ट होगी, इमिसिबल होगी और आसानी से रिमूव कर देंगे। यानी इंप्योरिटी के बेस पे हमने फ्लक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं कॉपर की, और तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा CuFeS2। इस ओर से मुझे क्या करना है, कॉपर को एक्सट्रैक्ट आउट करना है, तो इसके लिए मैं पायरोमेटलर्जी यूज करूंगा। अभी कौन सी ब्रांच की हेल्प से होगा, पायरोमेटलर्जी की हेल्प से, यानी हमें हीट देनी पड़ेगी। तो वन बाय वन स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, और की क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे हम, यही होता है ना, क्या करते हैं हम उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और उसका फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो आसानी से कर सके। सेकंड स्टेप क्या था भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे, तो यहां कौन सा यूज होगा, सल्फाइड ओर है, और सल्फाइड ओर के लिए आपको पता है फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, आप सर्च कर सकते हो, केमिस्ट्री विद राजेश कसवा चैनल है, वहां पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कंसंट्रेशन के बाद में हमने क्या किया था, कंसंट्रेटेड ओर को हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, तो हम क्या लिखेंगे, कन्वर्जन, नेक्स्ट स्टेप यही होता है ना, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से करेंगे, या तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करते हैं, बट हमें पता है कि सल्फाइड ओर के केस में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं।
कहां करते हैं? ये रेवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर करेंगे। ये सारे मेथड हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं भाई, ठीक है। तो होगा क्या कि आपका जो CuFeS2 है उसको रेवर्बरेटरी फर्नेस में क्या करते हैं? रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में करते हैं। बट यहां एक बात ध्यान रखना भी, यहां पार्शियल रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि पार्शियल रोस्टिंग किस केस में की जाती है, तो यहां पार्शियल रोस्टिंग करते हैं। होगा क्या? यह टूटेगा। किस में टूटेगा? पहले तो यह टूट के बना देगा क्यूप्रस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड प्लस SO2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो फेरस सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बना देगा और SO2 निकल जाएगी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये रिएक्शन अभी चल ही रही है, सारा का सारा फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है। पार्शियल रोस्टिंग मतलब मैंने लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन दी है यहां पर। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो क्यूप्रस सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा और SO2 निकलेगी, ठीक है। और ये मैंने आपको सेल्फ रिडक्शन करवाया था। आप कहोगे जी क्या सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा? इतना आसानी से नहीं होगा। अब देखो आगे क्या होगा। मैंने कहा कि जो फेरस सल्फाइड है फेरस ऑक्साइड में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है, मतलब अब भी कुछ अमाउंट में ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये सारे बन चुके हैं, ठीक है। ये तो SO2 तो वोलेटाइल मतलब गैस है, निकल जाएगी। अब क्या हुआ, जो बचा हुआ FeS है वो जो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बना है उसके साथ दोबारा रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, जो बचा हुआ FeS था। और होगा क्या भाई, यहां पे क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ करेगा भाई, होगा क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लो। FeO बन गया, Cu2S बन गया, यानी ये यहां आ गया और ये यहां चला गया है, ठीक है। अब आप कहोगे जी ये क्यों हुआ? आपको पता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है, तो वो कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। और दूसरा क्या होता है कि आयरन की ऑक्सीजन एफिनिटी होती है वो कॉपर की ऑक्सीजन एफिनिटी से ज्यादा होती है। एफिनिटी मैं बता चुका हूं, एफिनिटी मतलब अफेक्शन, लव। तो आयरन है वो ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार करता है कॉपर से, तो वो उससे छीन लेगा, ठीक है। तो यहां क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड बन गया और ये कॉपर ऑक्साइड था वो दोबारा क्यूप्रस सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो जब रोस्टिंग कंप्लीट होगी तो हमें क्या क्या मिलेगा भाई? हमें एक तो आयरन ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया। दूसरा हमें क्या मिलेगा? Cu2S मिलेगा और थोड़ी बहुत अमाउंट में FeS फिर भी और बच जाएगा, ठीक है। तो ये तीन कंपाउंड हमें रोस्टिंग कंप्लीट होने पर मिलने वाले हैं। आयरन ऑक्साइड थोड़ी बहुत अमाउंट में, लेस अमाउंट में, वेरी लेस अमाउंट में होगा ये, ज्यादातर तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? फेरस सल्फाइड है वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और बाकी क्या मिलेगा आपको? क्यूप्रस सल्फाइड मिलेगा। इतना नोट करो। इसके बाद में हम क्या करवाने वाले हैं? इसकी स्मेल्टिंग करवाएंगे। अब देखो भी, रोस्टिंग के लास्ट स्टेप में हमें क्या मिल गया था? आयरन ऑक्साइड, क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड मिल गया है। अब हम क्या कर रहे हैं? इन सभी को हम डाल रहे हैं, कहां डाल रहे हैं? ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। यानी मैं क्या करवाने जा रहा हूं? स्मेल्टिंग करवाने जा रहा हूं। स्मेल्टिंग कहां करवाऊंगा मैं? वाटर जैकेटेड ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। क्योंकि इसमें हम स्मेल्टिंग करवा रहे हैं इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को हम स्मेल्टर भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? स्मेल्टर बोलते हैं। तो हमने क्या किया? स्मेल्टर में ये तीनों डाल दिए हैं। तो अब होगा क्या? ये तीनों डाले, प्लस हमने क्या डाला? मैं इधर ही लिख देता हूं। प्लस हमने इसमें थोड़ी सी अमाउंट में सिलिका डाल दी, ठीक है। सिलिका यहां किसका काम करेगा? एसिडिक फ्लक्स का काम करेगा, क्योंकि यहां इंप्योरिटी क्या है? बेसिक है। इस इंप्योरिटी को मुझे रिमूव करना है।
क्योंकि कॉपर के अंदर आयरन की यहाँ इंप्योरिटी है, ये बेसिक इंप्योरिटी है, तो मैंने एसिडिक फ्लक्स यूज किया है। प्लस क्या डालूंगा मैं इसमें, कोक डाल दूंगा। कोक यहाँ यूज किसका काम कर रहा है, फ्यूल का काम कर रहा है, ठीक है, हीट प्रोवाइड करेगा। दूसरा एक बात और ध्यान रखना, कोक एक काम और करता है, बाय चांस आपका जो फेरस ऑक्साइड है अगर फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि एयर है, एयर तो फेरस को फेरिक में भी कन्वर्ट कर सकती है ना, तो इस फेरिक ऑक्साइड को यह कोक क्या करेगा, दोबारा फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यह फेरिक ऑक्साइड को कार्बन ने क्या किया, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। तो यानी यहां कार्बन क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगी, फ्यूल का भी कर रही है, और फेरिक ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर रही है। अब आप कहोगे जी एफईओ को में कन्वर्ट करने से क्या फायदा हुआ, मैंने अभी बताया था आपको कि होगा क्या कि जो आपका एफईओ है वो सिलिका के साथ, ये फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स है, एसिडिक फ्लक्स, एफ लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, बेसिक इंप्योरिटी है, तो रिएक्टर के क्या बना लेंगे, स्लैग बना लेंगे, ठीक है, फेरस सिलिकेट बन जाएगा। स्लैग क्या होता है, हल्का होता है और इमिसिबल होता है मोल्टन मेटल के मिक्सचर के अंदर, तो ये क्या होगा, ऊपर सरफेस पर तैरेगा, और सरफेस से हम क्या करेंगे, इसको स्किम्ड ऑफ या रिमूव कर देंगे, कर दिया रिमूव। तो अब आयरन ऑक्साइड आपका निकल चुका है, किसके दौरान निकला भी, स्मेल्टिंग के दौरान, और बचा क्या आपका, अभी ये दो बच गए, यानी आपका Cu2s लार्ज अमाउंट में है प्लस FeS वेरी लेस अमाउंट में है, यानी ये 98% के लगभग होगा और ये 2% के लगभग होगा। इस मिक्सचर को हम कॉपर मेट कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपर मेट का कंपोजिशन क्या होता है, तो वह क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, स्मेल्टिंग कर लिया, स्मेल्टिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बेसेमेराइजेशन। अब क्या हुआ भाई, आपका जो कॉपर मेट आया था, कॉपर मेट क्या था, कॉपर मेट था क्यूप्रस सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड, ठीक है, ये लेस अमाउंट में था, ये लार्ज अमाउंट में था। इसको मैं क्या करूंगा, बेसेमर कन्वर्टर के अंदर डाल दूंगा। आप कहोगे जी ये क्या होता है, मैंने किस में डाल दिया, बेसेमर कन्वर्टर के अंदर डाल दिया है। मैं बेसेमर कन्वर्टर का डायग्राम यहां बना रहा हूं। मैं क्या करूंगा, ये इस तरह से मान लो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये पीएट शेप्ड है आपका बेसेमर कन्वर्टर, ठीक है, ये क्या है, बेसेमर कन्वर्टर है जो स्टील का बना हुआ है, क्लियर है, ये क्या है, स्टील का बना हुआ है। इसके अंदर की तरफ मैं क्या करूंगा भाई, आपकी सिलिका की लाइनिंग कर दूंगा, यानी मिट्टी से अंदर इसका लेपन कर दूंगा अंदर की साइड। यहां क्या है, सिलिका लाइनिंग है, क्लियर है। अब क्या करूंगा, मैं यहां पर 2 एयर्स की हेल्प से, मान लो 2 एयर्स इस तरह से आ रहे हैं, हॉट एयर, ये क्या आपकी हॉट एयर प्लस सैंड, सैंड क्या होगी, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल में भेजूंगा मैं अंदर, हॉट एयर के अंदर मिट्टी है, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल में भेजूंगा, और यहां पर क्या है, होल्स हैं जिसके द्वारा क्या होगी, आपकी हॉट एयर और सैंड है वो आएगी इसके अंदर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं भाई, 2 एयर्स बोलते हैं, क्लियर है। अब ऊपर से मैं यहां से क्या डाल दूंगा, कॉपर मेट डाल दूंगा। कॉपर मेट तो आपको पता ही है, उसमें क्या क्या है कॉपर मेट के अंदर, ठीक है, दिख रहा होगा भाई, यहां कॉपर मेट लिखा है मैंने, ऊपर वाला आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या डाल दूंगा मैं, कॉपर मेट डाल दूंगा, ठीक है। मैं ये मान रहा हूं कि आपको ये ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा, कॉपर मेट डाल दिया, यहां से हॉट एयर प्लस सैंड जा रही है आपकी, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या,
कि यहां पर एयर आ रही है, तो जो बचा हुआ फेरस सल्फाइड है वो एयर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, FeO बना लेगा, प्लस SO2 निकल जाएगा, प्लस सैंड है, अंदर भी है और यहां भी है, सिलिका है, मतलब सिलिका के साथ यह आयरन ऑक्साइड फिर मिलकर क्या बना देगा, आपका स्लैग बना लेगा, फेरस सिलिकेट बना लेगा। जो क्या होता है, जैसे मैंने यहां डाला था, ये स्लैग क्या होगा, यहां ऊपर तैरेगा, यहां पर मान लो ये स्लैग है, फ्लोट कर रहा है, तो उसको आसानी से हम यहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब स्लैग रिमूव हो गया, मतलब आयरन ऑक्साइड है वो रिमूव हो गया, आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जो सिलिका के साथ मिलकर स्लैग बना रहा है, जो रिमूव हो चुका है। क्लियर है। इसके साथ ही अगर कोई वोलेटाइल इंप्योरिटी है, जैसे सल्फर है तो SO2 की फॉर्म में, आर्सेनिक है तो आर्सेनिक ऑक्साइड की फॉर्म में, ये क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। अब बच गया भी आपका Cu2S। अब क्या करूंगा, मैंने क्या किया, जब मैं इसको स्लैग को रिमूव कर रहा था तो एयर सप्लाई थोड़े टाइम के लिए बंद कर दी थी, मैंने स्लैग रिमूव कर लिया है। अब मैं थोड़े टाइम के लिए एयर सप्लाई दोबारा दूंगा। अब एयर सप्लाई दूंगा तो क्या होगा, जो क्यूप्रस सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ अमाउंट में क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और SO2 गैस है वो निकल जाएगी। ठीक है, और इसमें मैंने आपको यह भी बताया था, अगर आपको याद हो, तो क्यूप्रस सल्फेट भी बनता है थोड़ी बहुत अमाउंट में। ठीक है ना, तो सल्फर का यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड भी बन रहा है, SO2 निकल रही है, क्यूप्रस सल्फेट भी बन रहा है। अब यहां सेल्फ रिडक्शन होगा, मैंने ऑटो रिडक्शन सेल्फ रिडक्शन में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। क्या होगा, अब एयर सप्लाई मैं कट कर दूंगा, बंद कर दूंगा, तो रिएक्शन ऑटोमेटिक ही होगी कि आपका जो क्यूप्रस सल्फाइड है जो बचा हुआ है, कुछ अमाउंट में तो इनमें कन्वर्ट हो गया, जो बचा हुआ है वो क्या करेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर बना देगा, प्लस SO2 निकल जाएगी। ठीक है, या फिर आपका जो क्यूप्रस सल्फाइड है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर एक सल्फर है, यहां दूसरा सल्फर है, 2 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, जाहिर सी बात है 2SO2 निकल गया, और यहां से क्या निकल जाएगा, कॉपर निकल जाएगा। बैलेंस मैं नहीं कर रहा, बैलेंस खुद कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, यहां सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन या एयर रिडक्शन हो गया है। क्लियर है। और क्योंकि हमें यहां कोई बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालना पड़ता, तो ये प्रोसेस क्या होता है, कम खर्चे में हो जाता है हमारा। यहां तक क्लियर होगा। अब क्या होगा, यहां से जो कॉपर हमें मिलेगा वो मोल्टन स्टेट में होगा। कॉपर किस फॉर्म में होगा, मोल्टन स्टेट में होगा। उसको मैं क्या करूंगा, किसी अलग वेसल में कलेक्ट कर लूंगा, वो ठंडा होगा तो क्या होगा, जो बची खुची सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो उससे बाहर निकलेगी। ठीक है, या फिर उसमें थोड़ी अमाउंट में SO2 है वो एंट्रैप रह जाएगी। अब आपको पता है मेल्टेड फॉर्म में उससे SO2 निकल रही है, तो क्या होगे, ब्लिस्टर बन जाएंगे। ब्लिस्टर क्या होते हैं, फफोलेदार ही होता है ना। ब्लिस्टर कॉपर को हम फफोलेदार तांबा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हाथ जल जाए तो हमारे क्या होते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं। उसी तरह हवा निकल रही है तो वहां क्या बनेंगे, ब्लिस्टर बनेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो हमें कॉपर मिला है वो इम्प्योर होगा भी, और वो कौन सा मिला है हमें, मैं यहां लिख देता हूं, वो मिला है हमें ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, तो इसमें क्या है, थोड़ी बहुत अमाउंट में SO2 है वो एंट्रैप्ड है और बाकी इंप्योरिटी भी है। तो उन इंप्योरिटी को रिमूव कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मैं यहां लिख देता हूं। 6 क्या होगा, रिफाइनिंग होगी। रिफाइनिंग के लिए मैंने कल ही लेक्चर बनाया है, आप उसको देख सकते हो। एक तो पोलिंग प्रोसेस यूज करते हैं रिफाइनिंग के लिए, यानी मेटल के अंदर अगर उसी के ऑक्साइड की इंप्योरिटी हो तो उसको रिमूव करने के लिए पोलिंग मेथड यूज करेंगे। और दूसरा कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें हाईली प्योर कॉपर है वो मिल जाएगा। तो 2 रिफाइनिंग के मेथड है ये मेनली। तो इसमें हमने पहले क्या किया था, क्रशिंग ग्राइंडिंग कर ली थी, उसके बाद में कंसंट्रेशन हमने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से किया था, इसके बाद में हमने इसकी रोस्टिंग करवाई, उसके बाद में स्मेल्टिंग करवाई ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, फिर हमने क्या किया, बेसेमर कन्वर्टर जो स्टील का बना हुआ है, अंदर सिलिका का लेपन किया हुआ है हमने, उसके अंदर हमने क्या करवा दिया है, इसकी सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन करवा दी है।
और उसके बाद में हमने क्या करवा दिया, रिफाइनिंग करवा दी है। तो ये प्रोसेस थे, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अगर लो ग्रेड ओर से हमें कॉपर ऑब्टेन करनी हो तो कैसे ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम लो ग्रेड ओर। ठीक है, हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं अभी, लो ग्रेड ओर से। लो ग्रेड ओर में मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया था, जैसे आपका ये क्यूप्राइट है या कॉपर ग्लेंस है या फिर आपका एक था मेलाकाइट ग्रीन। ठीक है, तो ये लो ग्रेड ओर में आ जाते हैं। तो इनके सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीचिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, लीचिंग करवाएंगे। तो पहले तो वही प्रोसेस रहता है, क्रशिंग ग्राइंडिंग कर लेंगे, फिर कंसंट्रेशन यहाँ किसकी हेल्प से करवा रहे हैं, लीचिंग की हेल्प से। ठीक है, कंसंट्रेशन हम लीचिंग की हेल्प से कर रहे हैं। लीचिंग या तो हम एसिड से करवाएंगे या फिर बैक्टीरिया के द्वारा करवा देंगे। ठीक है, लीचिंग तो आपको याद ही होगा, अगर नहीं आता तो पीछे पढ़ सकते हो। लीचिंग में क्या करते हैं, हम सिलेक्टिवली ओर को तो डिजोल्व कर लेते हैं और इंप्योरिटी है अनडिजोल्व रहती है, ऐसी कंडीशन हम क्रिएट करते हैं। और आपका डिजोल्व हो जाएगा, इंप्योरिटी अनडिजोल्व रहेगी, फिल्टर कर लेंगे तो अनडिजोल्व इंप्योरिटी रिमूव हो जाएगी और है वो डिजोल्व फॉर्म में है। तो लीचिंग में क्या करूंगा, एसिड या बैक्टीरिया के प्रेजेंस में करवाते हैं। मान लो कि मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो होगा क्या भाई, यहां से कॉपर सल्फेट बनेगा, ये पता है आपको, वाटर सोल्यूबल होता है। दूसरा क्या होगा, यहां से SO2 प्लस वाटर निकल जाएगा। यहां भी सेम होगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, SO2 वाटर निकल जाएगा। ठीक है, मैं इनके नाम लिख चुका हूं। ये क्यूप्राइट है, इसे रूबी कॉपर भी बोलते हैं, ये कॉपर ग्लेंस है, या कैल्को, क्या बोलते हैं इसको, कैल्कोसाइट बोलते हैं। और ये आपका मेलाकाइट है। इसमें क्या करूंगा, मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा तो क्या होगा भाई, कॉपर सल्फेट बनेगा। कॉपर सल्फेट आपको पता है वाटर सोल्यूबल होता है, प्लस वाटर बन जाएगा, प्लस CO2 गैस निकलेगी। तो ये लीचिंग करवा लिया। अब लीचिंग के बाद में मैं यहां क्या करूंगा, इसकी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से इसे डिस्प्लेस करूंगा। ठीक है, आपका जो कॉपर सल्फेट बना है इसकी मैं क्या करूंगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाऊंगा। जैसे मैंने यहां क्या डाल दिया, आयरन। आयरन कौन सा डालना है, स्क्रैप आयरन। स्क्रैप समझ रहे हो ना, जो मतलब हम क्या कहेंगे, कबाड़ होता है। ठीक है, जो स्क्रैप आयरन है वो डालेंगे इसके अंदर। तो क्या होगा, आयरन मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, आयरन सल्फेट बनेगा जो वाटर सोल्यूबल है, और कॉपर क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में बैठ जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जिसे हम फिल्टर कर लेंगे। या फिर हम क्या करवा सकते हैं, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ करवा दूंगा, तो आपको पता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर आता है, इसके लिए जो वैल्यू होती है 0 होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, और इसके लिए क्या होती है 0.34। तो हाइड्रोजन आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस क्या होगा, कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या हुआ, कॉपर मिल गया डिस्प्लेसमेंट के द्वारा। अगर ठीक से आपको ये मेथड याद आ रहा हो तो पहले तो हमने सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया और फिर डिस्प्लेसमेंट करवा दी। तो ये किस में आता है, हाइड्रोमेटलर्जी में आता है। तो हम लो ग्रेड ओर से या स्क्रैप कॉपर से प्योर कॉपर कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय यूजिंग हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।